हेलो दोस्तों, फिनटेक्मो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम जानेंगे कश्मीर फाइल्स से पहले हिंदू सभ्यता का संगठित विनाश और कश्यप ऋषि की भूमि का अपमान के बारे में। कश्मीर का प्राचीन इतिहास और सभ्यता का विकास। कश्मीर का नाम और कश्यप ऋषि का योगदान। कश्मीर का नामकरण। कश्मीर का नाम कश्यप ऋषि से लिया गया है, जिन्होंने इस क्षेत्र को जलमग्न स्थिति से बाहर निकालकर बसाया था। नीलमत पुराण में उल्लेख मिलता है कि कश्यप ऋषि ने नागा जाति के देवता नील के साथ मिलकर इस भूमि को कृषि और सभ्यता के लिए तैयार किया। इस क्षेत्र को प्राचीन ग्रंथों में सप्त सिंधु और कश्मीर मंडल के नाम से जाना गया। वैदिक युग और शिक्षा का केंद्र। कश्मीर वैदिक काल में शिक्षा, ज्ञान और अर्थ का प्रमुख केंद्र था। यहाँ वेदों, उपनिषदों और स्मृतियों की शिक्षा दी जाती थी। शारदा पीठ, जो अब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है, वैदिक और संस्कृत शिक्षा का प्रमुख स्थल था। इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, जहां न केवल भारत बल्कि अफगानिस्तान, तुर्किस्तान और ईरान से भी छात्र आते थे। सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व। कश्मीर में वैदिक ज्ञान के साथ साथ कला, संगीत और वास्तुकला का विकास हुआ। यहाँ विकसित कश्यपी स्थापत्य शैली ने भारतीय वास्तुकला को नई ऊंचाइयां दी। स्थानीय नृत्य और संगीत परंपराएं भी वैदिक परंपराओं से प्रभावित थी। बौद्ध धर्म का प्रसार। सम्राट अशोक का योगदान 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक राज करने वाले सम्राट अशोक के दौर में कश्मीर में बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ। उन्होंने कई स्तूपों और विहारों का निर्माण कराया, जिससे बौद्ध धर्म को बढ़ावा मिला। महायान बौद्ध धर्म का विकास। कश्मीर में बौद्ध धर्म की महायान शाखा का विकास हुआ, जो बाद में पूरे एशिया में फैली। दक्षिण भारत के बौद्ध आध्यात्मिक गुरु नागा अर्जुन कनिष्क के दौर में कश्मीर में ही रहते थे। राजतरंगिणी का उल्लेख। कल्हड़ की रचना। 12वीं सदी के कवि कल्हड़ ने राजतरंगिणी नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें कश्मीर के प्राचीन राजाओं और उनके शासनकाल का विस्तृत वर्णन है। इसमें कुल 8 तरंग और लगभग 8000 श्लोक हैं, जो कश्मीर के इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध। प्राचीन सभ्यता का हिस्सा। कश्मीर क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा रहा है, जो भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी नगरीय सभ्यता थी। यहाँ के लोगों की सोच अत्यंत विकसित थी, जिन्होंने पक्के मकानों में रहना आरंभ कर दिया था। गांधार राज्य और तक्षशिला। प्राचीन भारत के महाजनपद। प्राचीन भारत के गांधार, कंबोज और कुरु महाजनपद के कुछ हिस्से वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान में स्थित थे। गांधार राज्य की राजधानी तक्षशिला थी, जो शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। कश्मीर के स्वर्णिम युग। ललितादित्य मुक्तपीठ, 8वीं सदी। राजा ललितादित्य मुक्तपीठ कश्मीर के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे। उनके शासनकाल में कश्मीर कला, संस्कृति और व्यापार का केंद्र बना। उन्होंने मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण कराया, जो 8वीं सदी की उत्कृष्ट वास्तुकला
का प्रतीक है। यह मंदिर एक ऊंचे पठार पर स्थित था जिसे सूर्य का घर कहा जाता था। उनके शासनकाल में कश्मीर सिल्क रूट का हिस्सा बन गया, जो इसे एशिया के व्यापार का केंद्र बनाता था। शंकराचार्य का प्रभाव 8वीं सदी। आदि शंकराचार्य ने कश्मीर को अद्वैत वेदांत के प्रचार का मुख्य केंद्र बनाया। उन्होंने हिंदू धर्म में वैदिक दर्शन को पुनः जीवित किया। शंकराचार्य मंदिर, जिसे मूल रूप से अष्टेश्वर मंदिर कहा जाता था, भारतीय सभ्यता का प्रतीक था। कश्मीर में मुस्लिम शासन का आरंभ और सभ्यता का विनाश। मुस्लिम आक्रमण और सिकंदर बुतशिकन 14वीं सदी। 14वीं सदी में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने कश्मीर में प्रवेश किया। सिकंदर शाह मीरी, जिसे सिकंदर बुतशिकन कहा जाता है, ने कश्मीर की हिंदू पहचान को मिटाने के लिए व्यवस्थित प्रयास किए। उन्होंने 1000 से अधिक मंदिरों को नष्ट कर दिया। मार्तंड सूर्य मंदिर, जो ललितादित्य की पहचान था, उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। धर्म परिवर्तन के लिए जोर जबरदस्ती की गई। जो लोग मना करते उन्हें मारा गया। कश्मीरी पंडितों का पहला पलायन। सिकंदर के शासन के दौरान हजारों कश्मीरी पंडितों को धर्म परिवर्तन या पलायन का विकल्प दिया गया। जो लोग इस्लाम स्वीकार नहीं करते उन्हें मौत के घाट उतारा गया। 14वीं और 15वीं सदी में बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित कश्मीर से अन्य भारतीय क्षेत्रों में चले गए। जैन उल आबिदीन का सुधार काल 1460 सीई। जैन उल आबिदीन, जिन्हें बडशाह कहा जाता था, ने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच शांति स्थापित करने की कोशिश की। उनके शासनकाल में कई मंदिरों का पुनर्निर्माण हुआ। कश्मीरी पंडितों को उनकी खोई हुई संपत्ति और भूमि वापस दी गई। उन्होंने कला और शिल्प को प्रोत्साहन दिया। कश्मीरी शॉल और कालीन निर्माण की परंपरा उनके शासनकाल में स्थापित हुई। कट्टरता का पुनरुत्थान और हिंदू सांस्कृतिक विनाश। इस्लामी शासन का कट्टर दौर 16वीं से 18वीं सदी। जैन उल आबिदीन के बाद कश्मीर में कट्टर इस्लामी शासकों का दौर शुरू हुआ। हिंदू समुदाय पर अत्याचार बढ़े और उनके धार्मिक स्थलों को एक बार फिर निशाना बनाया गया। औरंगजेब के समय में हिंदुओं पर कर लगाया गया, जिससे उनके आर्थिक और सामाजिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। आधुनिक काल में हिंदू मुस्लिम संघर्ष। डोगरा शासन 1846 से 1947। डोगरा शासकों ने कश्मीर को एक बार फिर हिंदू और बौद्ध परंपराओं का केंद्र बनाने की कोशिश की। महाराजा गुलाब सिंह और हरि सिंह ने कश्मीरी पंडितों को विशेष संरक्षण दिया, लेकिन डोगरा शासन में मुस्लिम समुदाय ने आर्थिक शोषण का सामना किया, जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ा। 20वीं सदी और विभाजन का प्रभाव। भारत पाकिस्तान विभाजन 1947। विभाजन के समय कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया। कश्मीर की जनसंख्या में 77% मुस्लिम और 20% हिंदू थे। पाकिस्तान समर्थित कबाइलियों ने 1947 में कश्मीर पर हमला किया, जिससे बड़े पैमाने पर हिंसा और पलायन हुआ। अनुच्छेद 370 और कश्मीरी पहचान। 1949 में भारत सरकार ने कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा दिया, लेकिन यह हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच असंतुलन पैदा करने का एक प्रमुख कारण बना। 1989 से 1990
आतंकवाद और कश्मीरी पंडितों का पलायन। इस्लामी कट्टरता का उदय। 1989 में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठनों ने कश्मीर घाटी में हिंदू विरोधी हिंसा को बढ़ावा दिया। कश्मीरी पंडितों को धमकाया गया, उनकी संपत्तियों पर कब्जा किया गया और उनकी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। पलायन के आंकड़े। 5 लाख से अधिक कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़ने को मजबूर हुए। 1990 के दशक में 90% हिंदू जनसंख्या घाटी से गायब हो गई। वर्तमान में कश्मीरी घाटी में केवल 2 से 3% पंडित ही बचे हैं। कश्मीरी पंडितों की वर्तमान स्थिति। पुनर्वास की समस्याएं। कई कश्मीरी पंडित आज भी देश के विभिन्न हिस्सों में शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। सरकार की पुनर्वास योजनाएं प्रभावी नहीं रही। 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद भी कश्मीरी पंडितों की वापसी पूरी तरह से संभव नहीं हो पाई है। महत्वपूर्ण आंकड़े और तथ्य। मंदिरों का विनाश। 1990 के बाद 208 से अधिक मंदिर नष्ट किए गए। 600 से अधिक मंदिर क्षतिग्रस्त अवस्था में हैं। पलायन के आंकड़े। 1990 में 5 लाख कश्मीरी पंडितों ने पलायन किया। आज केवल 2 से 3% ही घाटी में बचे हैं। आर्थिक प्रभाव। कश्मीरी पंडितों की संपत्तियों का बाजार मूल्य आज अरबों रुपए का हो चुका है। 1990 में पलायन के दौरान जिन संपत्तियों को छोड़ दिया गया था, उनमें से अधिकांश पर आज अवैध कब्जा है। 2020 तक 55% कश्मीरी पंडितों की संपत्तियां या तो नष्ट कर दी गई या कब्जे में ले ली गई। कश्मीर के पर्यटन उद्योग में गिरावट के कारण घाटी की अर्थव्यवस्था को भी भारी नुकसान हुआ। जनसंख्या में बदलाव। 1947 में कश्मीर घाटी में हिंदू जनसंख्या लगभग 15% थी। 1990 के बाद यह आंकड़ा घटकर 2 से 3% रह गया। आज कश्मीर घाटी लगभग पूरी तरह से मुस्लिम बहुल है। सांस्कृतिक विनाश। कश्मीर की प्राचीन सभ्यता से जुड़े लगभग 70% पुरातात्विक स्थल या तो नष्ट हो गए हैं या बुरी हालत में हैं। कश्मीरी शास्त्रीय संगीत और नृत्य परंपराएं जो कभी घाटी की पहचान थी, अब लुप्त प्राय हो चुकी हैं। शारदा पीठ जैसी प्रतिष्ठित स्थल जो हिंदू शिक्षा का केंद्र थे, अब विवादित क्षेत्रों में हैं और हिंदुओं की पहुंच से बाहर हैं। अनुच्छेद 370 का निरस्तीकरण और भविष्य की उम्मीद। अनुच्छेद 370 का प्रभाव। 1949 से 219 तक अनुच्छेद 370 ने कश्मीर को भारत से विशेष दर्जा दिया। इसमें कश्मीर के लिए अलग संविधान और कानून बनाए रखने की अनुमति दी, जिससे भारतीय नागरिकों के लिए यहाँ भूमि खरीदना और बसना कठिन हो गया। यह अलगाववादी मानसिकता को बढ़ावा देने में भी मददगार साबित हुआ। 2019 में अनुच्छेद 370 का निरस्तीकरण। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को 35A को खत्म कर दिया। इसके तहत कश्मीर को अब भारतीय संविधान के तहत पूरी तरह से शामिल कर दिया गया। इसके बाद केंद्र सरकार ने कश्मीरी पंडितों की वापसी और पुनर्वास के लिए योजनाएं शुरू की। पुनर्वास योजनाएं। प्रधानमंत्री पुनर्वास पैकेज। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीरी पंडितों के लिए 5,800 करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया। इसमें उनके पुनर्वास, रोजगार और सुरक्षा के प्रावधान शामिल थे। हालांकि 2022 तक इन योजनाओं का प्रभाव सीमित रहा और बहुत कम परिवार वापस घाटी में लौट सके। घाटी में आज भी आतंकवाद और असुरक्षा की स्थिति बनी हुई है। क्या कश्मीरी पंडित कभी वापस लौटेंगे? चुनौतियाँ। सुरक्षा की समस्या।
आतंकवाद अभी भी घाटी में सक्रिय है। सामाजिक पुनर्वास। कश्मीरी पंडितों और स्थानीय मुस्लिम समुदाय के बीच विश्वास की कमी बड़ी बाधा है। आर्थिक पुनर्निर्माण। जो संपत्तियां नष्ट हो चुकी हैं या कब्जे में हैं, उन्हें पुनः प्राप्त करना मुश्किल है। संभावनाएं। अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के बाद केंद्र सरकार ने कश्मीर में नए उद्योग स्थापित करने और रोजगार पैदा करने की योजनाएं शुरू की हैं। यदि सुरक्षा और आर्थिक पुनर्निर्माण पर सही से काम किया जाए तो कश्मीरी पंडितों की वापसी संभव हो सकती है। निष्कर्ष। कश्मीर का इतिहास उसके गौरवशाली अतीत, सांस्कृतिक धरोहर और संगठित विनाश की कहानी कहता है। कश्मीरी पंडितों का पलायन केवल एक समुदाय की त्रासदी नहीं है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक विविधता और समृद्धि पर एक बड़ा धक्का था। आज आवश्यकता है कि भारत सरकार और समाज मिलकर कश्मीर की खोई हुई पहचान को पुनः जीवित करें। कश्मीरी पंडितों की वापसी और पुनर्वास केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह भारतीय सभ्यता और उनकी अखंडता को बहाल करने का प्रयास है। कश्मीर की भूमि केवल एक भूगोल नहीं है, यह भारतीय सभ्यता, संस्कृति और इतिहास का एक अमूल्य हिस्सा है।